आ जाओ आ जाओ। Good afternoon, everyone. कौन सा पार्ट करना था इसमें तुम्हें? कौन सा? हाँ जी, 0 J पार्ट बच्चों। Basically, fourth question क्या कह रहा है कि there is some reaction involving these two, deuterium and tritium, ठीक है? You are not required to know the reaction. आपको ये कहा है कि उसकी Q वैल्यू जो है वो 17.6 है, करेक्ट? तो आपको ये कह दिया कि आपको जो एनर्जी चाहिए, दैट इज पावर जो चाहिए 1 मेगावाट चाहिए, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड। अब आपको ये भी पता चल रहा है क्वेश्चन से कि पर रिएक्शन जो रेट है बच्चों क्या वो सेपरेटली दिया हुआ है या कंबाइंड रेट दिया हुआ है? सेपरेटली पर मास दिया होगा ना, मास पर सेकंड दिया होगा। तो आपको पर रिएक्शन पता है कि पर रिएक्शन ड्यूटेरियम का कितना मास हो गया और पर रिएक्शन ट्रिटियम का कितना मास हो गया। तो मतलब आप निकाल सकते हो कि पर सेकंड कितना मास है, उसको आप प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो। जो एक रिएक्शन में आएगा वो तो AMU में आएगा ना। मतलब दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड कि भाई कि 2 AMU से 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो बताओ 1 मेगावाट कितने का है? दिस इज सिंपल। थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर ठीक है। थर्ड में भी करना क्या है, efficiency of the mass of deuterium that will be consumed in a second for output of 50 megawatt। इसमें भी आपने क्या करना है, आप देख सकते हो कि बेसिकली ये अप्रोक्सीमेटली 4 AMU से, मतलब ये वाला जो मास हुआ 4.2 यूज हो रहे हैं ना हाइड्रोजन वाले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4.028 से 4.028 AMU से आपको जो एनर्जी मिलेगी आपको वो निकाल लो Q वैल्यू, तो उससे बस फिर यूनिटरी मेथड लगा के और एफिशिएंसी लेके निकालो। इसका क्या आंसर बनता है बच्चों? थर्ड का 0.27 मिलीग्राम पर लीटर। 0.27 मिलीग्राम।
शायद लगता है वो है। देखा हुआ तो नहीं है। कितना करा 2.27 मिलीग्राम 2.9 × 10⁻⁷ kg per second। बाकी लोग ये कौन सा है? आपका क्या है हर्ष? क्या चेक नहीं, मैं तो पूछा आपका क्या है? काम किया सही बता। देख नहीं रहा मुझे मॉड्यूल देख के लग नहीं रहा। हाँ भेजना मुझे लग जाती। आशीष नहीं, यूनिट्स का इतना फर्क क्यों है? 0.29 मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम। ये जो निष्ठा ने भेजा वो तो अलग यही बन जाएगा मिली में। ठीक है ठीक है जी, आगे बचो। के भी था। ये तो खैर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना। एक्सरसाइज 1 कहाँ से करना था? ई से एच एच 11th का एक तो इसमें आपको वो चाहिए होगा ना, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर ये 9th क्वेश्चन वाला आप यूज करते हो। हाँ मेरे ख्याल से वो 9th लेके आ जाता है आंसर। ठीक है पता नहीं ये बना होगा। ठीक है मैंने कभी नहीं दिया वैल्यूज का। अच्छा एक बचो इसमें सेकंड क्वेश्चन 11th का आपका आंसर बनेगा 9th वाला डाटा लेके। सही कह रहा हूँ मैं? सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस। ठीक है डी ठीक है। सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इट्स न्यूक्लियस माइनस द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा एक रेस्ट मास एनर्जी मैं आपको बताना शायद भूल गया था कि क्या होता है। वैसे बड़ा ऑब्वियस है क्या होगा रेस्ट मास एनर्जी। मतलब जो रेस्ट मास है अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या करेंगे? 3mc² रेस्ट मास इनटू c²। तो फिर इससे कौन सा रॉन्ग आ जाएगा? डी सीधा सीधा चला जाए। What about third question? Mass number of nucleuses always less than atomic weight, always greater than atomic weight, equal to atomic weight. क्या क्या?
तो क्या बनेगा थर्ड का आंसर? चलो एक बार डिस्कस करते हैं। क्या एक न्यूक्लियस का मास नंबर एटॉमिक, ऑफ कोर्स वैसे भी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज, पर चलो हम मानते हैं कि मैग्नीट्यूड्स कंपेयर कर रहे हैं। क्या न्यूक्लियस का मास नंबर उसके एटॉमिक वेट से कम हो सकता है? हो सकता है, कैसे? एटॉमिक वेट से, हम कह रहे हैं न्यूक्लियस का मास नंबर उसके एटॉमिक वेट से कम है। तो और बच्चों, Yes, sir. So left side पे nucleus जो उसको असेंबल कर रहे हैं उससे मास नंबर लगे, राइट साइड पे वैसे भी उसकी एनर्जी कम होती है तो कुछ भी यूज होता है तो एटॉमिक वेट का क्या मतलब होता है? एटम का वेट, है ना? यही मतलब है एटॉमिक वेट का। हम कह रहे हैं कि क्या मास ऑफ न्यूक्लियस एटम के वेट से कम हो सकता है? हो ही सकता है, कैसे? Yes. अगर मैं सिंपल एग्जांपल सोचूं, लेट्स से हम हाइड्रोजन एटम ले, एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम में जो मास आएगा वो तो न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन का आएगा, और न्यूक्लियस का मास उससे इंडिविजुअली तो कम ही होगा। तो लेस तो पॉसिबल है, ग्रेटर न्यूक्लियस का मास एटॉमिक वेट से ज्यादा। एक सेकंड से दोबारा डिफाइन करते हैं एक बार मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यस सर ये है मास नंबर। यस एटॉमिक वेट का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियस का वेट प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट। कैसे करते हैं कंपेयर कैसे करते हैं न्यूमेरिकली प्लस नंबर जो आएगा, मतलब अगर हम ये यू की एटॉमिक रेट को यू की टर्म्स में करना पड़ेगा, Yes. तभी कुछ सेंस बनेगा। यस फिर एनर्जी का चक्कर कर रहे हैं एक बार समझ लेते हैं, मतलब अगर कुछ सेंस बनेगी तो यू की सेंस में बनेगी, मतलब मास नंबर को एटॉमिक वेट इन यू में कंपेयर करें, है ना? यस एक बार दोबारा सोचते हैं। जैसे अगर हम कोई भी जनरल एटम लें, एग्जांपल सी देख सकते हैं सीधा देख सकते हैं आई थिंक आप डायरेक्टली जैसे, चलो एक मिनट पहले आप क्या कह रहे हो 10th का? 10th में ज्यादा मुश्किल है जैसे अगर ये 10th हम देखें तो ये तो ज्यादा हो ही गया, यहाँ तो न्यूक्लियस का ही ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन मिला के दो और का नहीं हो जाएगा। तो मतलब मास नंबर कम तो हो ही सकता है एटॉमिक वेट इन एएमयू से, यस है ना? तो कम हो सकता है, ज्यादा तो ये अपने वो भी दिख रहा है क्या? वो भी दिख रहा है, ज्यादा भी हो सकता है, और इक्वल इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे अगर मास डीके और इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल हो जाए समहाउ, यस तो इट इज पॉसिबल। यस तो तीनों ऑप्शंस बन जाएंगे, है ना? तो डी आंसर बनेगा। पीछे क्या दिया हुआ डी है? डाउट पूछा तो नहीं था किसी ने?
मैंने बच्चों मैंने जो मैं तुम्हें कहा था एडवांस की प्रिपरेशन के लिए जो कह रहा था कि तुम्हें बताऊंगा, काफी ना उसके लिए डाटा इकट्ठा करवाऊंगा, उससे बड़ी देर से लगाऊंगा, मतलब आई बी गैदरिंग लॉट्स ऑफ डाटा की किस साल में किस रैंक पे कितने मार्क्स आए थे, सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आए थे और कितने पॉजिटिव मार्क्स आए थे, कितने नेगेटिव मार्क्स आए थे। मैंने काफी कुछ इकट्ठा किया, तो मुझे मतलब खुद कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इनसाइट्स दिखे, मतलब इस तरीके से मैंने भी पहले कभी नहीं सोचा था, तो आपको दिखाऊंगा। तुम्हारे तो बहुत काम होगा उस साइड, तुम देखना जो तुम कहते हो ना एक्स्ट्रा बुक्स और ये वो प्रूव करूंगा डाटा एक्चुअली मतलब उसका ना रीजन क्या है, मैं कितने साल हो गए मुझे, इतने सालों में आई हैवंट एवर सीन अ केस जहाँ पे मतलब अगर मैं देखो ना कि मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है और बिल्कुल पर्सनली और क्लोज पढ़ाया है, जिसका मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, तो जो मुझे पता है बच्चे जैसे जो जो शुरू की रैंक्स में बताऊं, जैसे रचित रैंक नहीं था, उसका मुझे A to Z हर चीज पता है, हर कन्वर्ट था, ठीक है, उसका मुझे सारा कुछ पता है, भव्य जो है उसका उसका सारा कुछ पता है मुझे, उज्जवल है उसका सारा पता है, ठीक है, तो ये चार तो सारे हम वो बात कर रहे हैं जिसके सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक है, ठीक है? उसके आगे वाले तो और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनकी रैंक 100 का एरिया 150 का एरिया जो भी है वो भी मुझे पता है सारा, ठीक है, परमांश था या और बच्चे थे, मुझे इनडायरेक्टली बहुत अच्छे पता है जो किसी ना किसी के थ्रू पता चल गया आपको या कुछ। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि जो टेस्ट में सुपर टफ क्वेश्चन आया वो किसी का एग्जाम में हुआ आज तक, ठीक है, वो बच्चा चाहे फिजिक्स ओलंपियाड वाला था चाहे वो कैसा था, ठीक है, तो मैंने वो सुना नहीं था। और फिर जब मैं एनालिसिस कर रहा था, एक्चुअली क्या हुआ था, मैं ना बड़ी देर से एक इंफॉर्मेशन पढ़ता हुआ था कि जेईई एडवांस 2020 में जिसकी रैंक 1 है उसके सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स हैं, वो मिल ही नहीं रहे थे, टोटल स्कोर तो मिल जाता था, सब्जेक्ट वाइज नहीं मिलता था, तो वो समहाउ मिल गया मुझे पिछले दिनों, तो फिर जो मतलब मेरे माइंड में एक चीज थी वो वैलिडेट हो गई थी, मैं आपको समझाऊंगा कि उसके भी नहीं हुए थे टफ क्वेश्चंस, क्लियरली इसके मार्क्स बता रहे थे कि जितने उसके मार्क्स कटे थे नियरली सारे फिजिक्स में ही कटे हुए थे, इवन द टॉपर।
मतलब मुझे उज्जवल के केस में तो मुझे स्पेसिफिकली यही पता है कि वो कौन कौन सी उसने बुक्स कर रखी थी, जैसे लेट से, एंड मान लो जो कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा ही था जो बिल्कुल वैसा ही सिमिलर ही था, ठीक है, जो उसने मतलब मान लो कह लो कि उसने जैसा किया हुआ था, स्टिल वो हुआ थोड़ी उस टाइम पे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उस टाइम पे, आप कुछ ना कुछ मतलब गलती हो ही जाती है समहाउ, आप मान लो, तो मतलब विच मीन्स कि एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है इसके लिए, मतलब इट इज नॉट द पेपर जिसमें आप सोचो कि बस गए और जो मर्जी सीक्वेंस में शुरू कर दिया और अटेम्प्ट कराया और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इसका क्या आंसर बताया था आपने मुझे? 0.29 मिलीग्राम बताया था ना? हाँ बच्चों, आगे बताओ। एच पार्ट में और कोई डाउट? आई पार्ट? ये आंसर दें देखो, ये आंसर्स बनने चाहिए 8.67 और 12.43। ठीक है, which is fine। आगे बच्चों, बच्चों डिड यू रियलाइज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी लेस इन दिस? बार बार वही चीज है ना, मतलब टॉपिक्स के नाम अलग अलग हैं, कर तो सब में वही डेल्टा एम सी स्क्वायर ही रहे हो, चले देखिए राइट। जे पार्ट, सेवेंथ क्वेश्चन कैसा था बच्चों? अच्छा था ना, ये आईआईटी में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर। तो दिस मतलब जैसे कितने अच्छे से उन्होंने उसी सिचुएशन को डिफरेंट ग्राफ बना के चेक कर लिया कि आपको कंसेप्ट उसका पता है कि नहीं पता, राइट। एट क्वेश्चन कह रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीजेस ऑन एवरेज एज ए इंक्रीजेस, करेक्ट, वो तो डिक्रीज ही हो रही होती है। न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू रफली इक्वल पार्ट्स, एनर्जी इज रिलीज्ड, ये भी होगा क्योंकि 50 वाला सबसे स्टेबल है। हाँ हाँ सही है ना, अगर ए ग्रेटर देन 100 है, उसके आगे तो सारा डिक्रीजिंग ही है ना, 100 के आगे। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ 8, नहीं उसका पार्ट नहीं है, ये अलग है। 8th has no link with 7th question। हाँ, अच्छा, तो वो बाई चांस ऐसा डल गया। डन, और कोई क्वेश्चन? ये के पार्ट भी था बच्चों? ये व्हाट अबाउट दिस 7th इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसमें क्या होता है? मैं लिखवा दूंगा आपको एक बार, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ पे है, ये वाला जो है,
ये जो 10th का डी ऑप्शन है, Yes, sir. यही है फिनोमेना। तो इसमें जी क्या बनता है? ये क्या बन जाएगा? मतलब विदाउट मास विदाउट चार्ज बनेगा। हाँ, तो ये न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो तो क्या कह सकते हैं? एक बार ध्यान से सोचो बच्चों, ये या न्यूट्रिनो बनना चाहिए या एंटी न्यूट्रिनो बनना चाहिए, बस यही एक चीज इसमें सोचने वाली है, और तो मतलब कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन बच्चों सुन रहे हो? आपको कुछ आ नहीं रहा आपका मैसेज? ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो एक 10th के डी में क्या होगा? जस्ट कंपेयर इट विद नॉर्मल, जहाँ पे हम बीटा डिके करते हैं, जब जहाँ बीटा नेगेटिव डिके होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आता है? जब हमने रिएक्शन किया था वहां पे क्या आया था? न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो वो आया था जो इलेक्ट्रॉन के साथ था, है ना? यहाँ पे क्या है? उसकी ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या होना चाहिए? उसका उल्टा, न्यूट्रिनो। ठीक है, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला भी। और कोई बच्चों क्वेश्चन के पार्ट? डन। एक बच्चों एक क्वेश्चन था रे ऑप्टिक्स का जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, वो एक्सरसाइज 2 में था, जिसमें निष्ठा ने कहा था आंसर नहीं है और आपने कहा था कि वही है। कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर? 90 आंसर था जिसका, ये वाला 39। ये देखना कैसे निकाला हुआ 90, निकालना अभी। चलो, वाई वेस्ट टाइम। मेरे अकॉर्डिंग आपने जो किया है इसमें आपने मैग्निफिकेशन क्या पुट की थी? 1/4 या -1/4? इसका जो आंसर निकाला है आपने, m को 1/4 पुट किया और उससे u + 90 आता है, और आपने फिर 90 मार्क कर दिया। तो क्या करना था? m को -1/4 डालना था, उससे आपका u -150 आएगा, तो इसका आंसर 150 बनेगा। समझ आया? तो किसी भी और ऑप्शन को 150 बना के मतलब मैं ये मान लेता कि चलो m को जल्दी में 1/4 डाल दिया, नहीं देख देखता, बट u 90 पे तो दिमाग में आना चाहिए था कि u पॉजिटिव थोड़ी आएगा, u तो नेगेटिव ही लेते हैं हम, नहीं? मैं भी तुम सब पे भरोसा करके ना, अगर ऑप्शन में होता फिर सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोचते? तुमने वो कैलकुलेट किया 150, तुम्हें तो ऑप्शन में उल्टा कहो बल्कि कि 90 ना हो तो ऑप्शन में फिर सोचते। इसीलिए मैंने अभी वो 90 वाली को नहीं चेंज करवाया, मैंने उसको रख के दूसरी ऑप्शन को 150 करवाया।
हाँ जी, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो so far we have theoretically understood the concept of radioactivity, और क्या समझ आया हमें उसमें बच्चों? जो भी हमें समझ आ गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और उस कारण से जो उससे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो बच्चों अब हम इसके कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है, कि कितनी देर में कितने पार्टिकल्स डिके करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। बच्चों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक बात समझने वाली है, जैसे हम कहते हैं कि लेट अस से रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कहता है कि कोई भी एक, मान लो न्यूक्लियस एक्स है जिससे, जो कि अनस्टेबल है, और मान लो वो स्पॉन्टेनियस डिके कर रहा है, तो उससे जो भी निकलेगा अल्फा बीटा गामा निकलेगा। क्या निकलेगा इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस एक्स डिके कर रहा है, ठीक है। तो अब बच्चों ये जो डिके करने की प्रॉपर्टी है ना, इट टर्न्स आउट कि इट इज कंप्लीटली रैंडम, ठीक है। मतलब आपने 100 न्यूक्लिया ले लिए, तो यू कैन नॉट जस्ट प्रिडिक्ट कि उनमें से कौन सा न्यूक्लियाई कब डिके करेगा। ना ही ऐसा हो रहा है कि आप कहो कि सर सारे अनस्टेबल हैं तो सारों को डिके करना चाहिए। यस, सारे डिके करते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे एक ही टाइम पे डिके, सारे अलग अलग टाइम पे डिके, ठीक है। मतलब देयर इज नो वे जिससे कि आप एक सिंगल न्यूक्लियस को ले लो और बता सको कि भाई हाँ जी ये कब डिके करेगा, ठीक है। हम एक बड़े चंक के लिए बात कर लेते हैं कि भाई हाँ, मान लो मेरे पास 1 करोड़ न्यूक्लियस थे, तो मुझे पता है कि 1 घंटे के बाद इतने बचे होंगे, तो इसका मतलब उसमें से कुछ डिके कर गए। बट हम पर्टिकुलरली किसी न्यूक्लियस की बात नहीं कर सकते। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू सेइंग, जो हम कहते थे ना कि डीएक्साइटेशन वाला जो प्रोसेस है, तो आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी वाली ट्रांजिशन होगी, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, ये जो फिनोमेना है दिस इज अनस्टॉपेबल, आप इसको रोक नहीं सकते। तीसरी बात, इसको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब दिस फिनोमेना इज जस्ट अनस्टॉपेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है रादर, कि जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे जब हम वो फिशन रिएक्शन करते हैं, तो जो हम लिखते हैं ना U-235 वाला, तो उससे जो बेरियम क्रिप्टन जो हमने लिखे थे जो बनते हैं, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव। तो अब रेडियो एक्टिव में हमें ये भी समझ आ गया, अगर हम चैप्टर्स को रिलेट करें, तो वहां पे गामा पार्टिकल्स, ऐसी पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसको हमें EM वेव से पता है कि दे आर वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि वो तो सीधा बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो आप एक बात अब ये समझ सकते होगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि हिरोशिमा नागासाकी में अभी तक जनरेशंस, मतलब उनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस, कि जो रेडियो एक्टिव बॉम्ब था उससे रेडियो एक्टिव डिके हुआ, वो डिके जो है वो गामा पार्टिकल्स जो भी थे वो बॉडी के सेल्स में गए और उन सेल्स को उन्होंने डैमेज कर दिया, जो कि फर्दर जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम कि जो आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बना दिया कि अब वहां के जो प्रोडक्ट्स बन गए, तो वो प्रोडक्ट्स को विच आर रेडियो एक्टिव एंड विच आर डेंजरस, तो उनका क्या किया जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो स्टॉप तो कर ही नहीं सकते आप, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करते होंगे? व्हाट दे डू इज, इट टर्न्स आउट कि लेड एक मटेरियल है जो कि उस, ये जो गामा रेज या जो भी और हार्मफुल रेडिएशन होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो द ओनली वे विच वी हैव राइट नाउ इज कि वो जो भी जहां से वो बने प्रोडक्ट्स, हम उनको वी स्टोर देम इन लेड कंटेनर्स एंड वी डंप देम ईदर इन ग्राउंड और इन सी, ऐसा चला आ रहा है। तो इनफैक्ट अभी 2-3 साल पहले जब जापान में पता नहीं क्या फिनोमेना हुआ था या पता नहीं, फुकुशिमा जो वो था इंसिडेंट, तो वहां पे एक बहुत बड़ा स्केयर यही क्रिएट हो गया था कि कोई ये मतलब लीक ना कर गई हो रेडिएशन, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द रीजंस
कि क्यों, मतलब कहीं पर भी जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात आती है तो वहाँ की जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो बहुत ज्यादा अपोज करते हैं इस बात को। हाँ, खड्डा खोद के लेड का कंटेनर डंप कर देते हैं। दिस इज द ओनली वे। एक आई रेड सम टाइम बैक, एक देयर वाज सम थ्योरी कि वो कह रहे थे कि उसको स्पेस में जाके छोड़ो, जो बंद डब्बे हैं उनको बहुत हाइट पे ले जाओ और स्पेस में ऑर्बिट में छोड़ दो कि वहां घूमते रहेंगे। आई डोंट नो उसका फर्दर क्या हुआ था, क्या नहीं है। मे बी इट्स नॉट एट ऑल कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इज वन फर्स्ट रीजन, शायद और भी रीजंस हो, बट ये एक प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, तो ये कुछ लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। जो लोग बच्चों काम करते हैं इन जगहों पे, न्यूक्लियर लैब्स या पावर प्लांट्स में, they have some special dresses first of all. They also have to wear some sort of meter जो exactly बताता है कि उनको कितनी रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया। तो there is some critical value, जैसे ही वो पहुंचती है they have to immediately leave. कुछ ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इट इज रैंडम। तो अब बच्चों, अगर हम एक कोई भी लेटर से एक रिएक्शन सोचें, यहाँ पे एक एक्स पेरेंट न्यूक्लियस है जो वाई में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बच्चों स्टैटिस्टिकल लॉ कहते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉ का क्या मतलब होता है? मतलब साइंस हैज नो एक्सप्लेनेशन, फिजिक्स हैज नो एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे आया, मैथमेटिकली देखा गया कि ऐसा आ गया बस। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स आप समझते हो कि इट इज एप्लीकेबल ऑन लार्ज डाटा ओनली, है ना। आप ये 10 या 20 पे नहीं लगा सकते। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, मान लो बच्चों कि t इक्वल टू 0 पे x के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं n नॉट, y के हैं 0। हमने एक फ्रेश सैंपल लिया x का, एंड किसी टाइम t पर ऐसा हो जाएगा कि x के n रह जाएंगे, y के n नॉट माइनस n बन जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम इससे रिलेटेड बच्चों कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वन सच टर्म इज कि x किस रेट से डिके कर रहा है। ठीक है, डू यू रियलाइज कि x जिस रेट से डिके करे इसी रेट से फॉर्म होगा। तो इसको हम बच्चों ऐसे कह सकते हैं dn by रेट ऑफ डिके ऑफ x। अगर x का किसी भी टाइम t पर n पार्टिकल्स हैं तो रेट ऑफ डिके ऑफ x बन जाएगा dn by dt। यहां से बच्चों हम एक टर्म बनाते हैं एक्टिविटी। ठीक है, which is nothing but mod of dn by dt। आप ये समझ लो कि ये जो dn by dt होगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि x कम हो रहा है। तो एक्टिविटी को बस हमने मॉड लेके लिख दिया। तो अगर हम किसी भी न्यूक्लियस की एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें क्या समझ आ रहा है? लेट्स से इसकी यूनिट्स क्या करनी है बच्चों एक्टिविटी की? आप समझ लो कि न्यूमरेटर में एक नंबर ही है,
तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ नंबर पर सेकंड, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक एक्स न्यूक्लियस की, मान लो मैं कहता हूँ एक्टिविटी 5 है, 5 पर सेकंड, तो व्हाट डज दिस मीन कि एक सेकंड में एक्स के 5 न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट कर, तो इसको और एक्सप्लिसिटली समझने के लिए हम डिसइंटीग्रेशंस बोल देते हैं, ठीक है। मतलब हम जो यूनिट लिखते हैं उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं डीपीएस, मतलब डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, ठीक है। जिसका एसआई यूनिट है ये बैक्टीरियल, ये वैल्यू है पर्टिकुलर, हम लिखेंगे। वैसे जो यूनिट है वो डीपीएस है, जो काम का है हमारे कैलकुलेशन वाइज। एसआई यूनिट इज बैक्टीरियल, स्पेलिंग है BECQUEREL। आया समझ? तो जो एक इसका बच्चों कॉमन यूनिट है which is 1 क्यूरी, which is equal to 3.7 into 10 power 10 dps। ये कहाँ से आया था? This is basically activity of 1 gram of freshly prepared radium। मतलब ये जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी डेटा, उसके बेसिस पे। तो प्लीज टेक केयर, आपको जनरली एक्टिविटी बच्चों क्यूरी की टर्म्स में दी होती है, you need to convert it to dps। ये टर्म समझ आ रही है? तो बच्चों इट टर्न्स आउट मैथमेटिकली कि ये जो एक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर। आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज है कि जो रेट ऑफ डिके ऑफ एक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर। दिस इज द लॉ। तो क्या बन गया है मैथमेटिकली, इसको कैसे लिखोगे? dn by dt is equal to some constant k into n। बस एक ध्यान रखना है, लेकिन एक माइनस साइन आएगा, क्यों? dn by dt तो नेगेटिव है ना, ठीक है। तो ये टर्म बन जाएगा dn by dt is minus lambda n। राइट बच्चों? तो we are pretty much familiar with this sort of expression। कहाँ कहाँ आता है? नहीं फिजिक्स में बताओ, कैपेसिटर में, इंडक्टर में भी हम ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां फिर भी थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि t इक्वल टू 0 पे कुछ होता है, सर यहाँ पे इससे भी आसानी है। इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट? रीअरेंज, इसको रीअरेंज करके क्या आ जाएगा? dn by n is equal to minus lambda dt, right? t equal to 0 पे n नॉट है, इसी टाइम t पे n है। So we get the beta and t पे we can estimate the number of nuclei। So please take care, n जो आया वो क्या है? तो गलती जाती है ना बहुत बार, n is number of remaining nuclei या undecayed nuclei, क्या वो गलती नहीं होनी चाहिए। हम कई बार ऐसे सोच लेते हैं n is जो नया बन गया, ठीक है। n नया नहीं है, n पुराने वाला ही है, तो कितना बचा हुआ? अच्छा क्या आप ये समझ रहे हो इस एक्सप्रेशन से? When I say t equal to 0, इसका क्या मतलब है? तो आपने बस अभी नया नया सैंपल लिया है ना, जिसमें फिलहाल
कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, जो एक्टिविटी थी बच्चों, क्या वो लैम्डा एन बन जाएगी? ठीक है, मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, मॉड का। क्लियर सो फार? क्या हम बच्चों यहाँ से हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं जैसे पहले की चीज? इसका क्या मतलब होगा? कितनी देर में हाफ रह जाएंगे? निकालो फटाफट, क्या वैल्यू बनेगी हाफ लाइफ की? तो हाफ लाइफ बन जाएगी 2100। यहाँ तो लैम्डा डी कांस्टेंट होता है, इसको तीन आना। बच्चों इसको सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इस लैम्डा को सब्स्टिट्यूट करो इन आवर ओरिजिनल एक्सप्रेशन n इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, उससे देखो क्या बन जाता है। नहीं आई मीन इसको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बनेगा, मतलब एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा ना। मैं इसमें कह रहा हूँ मतलब I want the answer in terms of t halves and other terms. t रहेगा, small t रहेगा, lambda एलिमिनेट करना है। तो निकाल सकते हैं ना। So you should be able to get n equal to n naught upon 2 raised to t by t half। और ये अगर मतलब ना निकलेगा तो प्रॉपर्टीज है स्पेशली मेड स्टूडेंट्स। तो इसको देखो आप लॉजिकल है ना, एक हाफ लाइफ का मतलब क्या है, अगर मैं t इक्वल टू 1 हाफ लाइफ करूंगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो हाफ रह जाएंगे, अगर मैं 2 हाफ लाइफ करूंगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो 1/4 रह जाएंगे एंड सो ऑन। तो पता नहीं क्यों ये इस पे बहुत प्रेशर है हर एग्जाम में। जस्ट परसों मेरे से कोई ऑफिस में बैठा बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें ऐसा क्या है, मतलब हर आईआईटी के पेपर में इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी छोटे ही, इसमें क्या पूछेंगे, डिमांड चेंज है डायरेक्टली पूछा होता है, डिमांड ये था इसलिए ये है। हाँ वो है कुछ केसेस, वो हम भी बात करेंगे, बट समहाउ वो भी हम कभी बात करेंगे, वो नहीं आए कभी और ये सीधा आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो नॉन मेड वालों ने ट्राई करना है घर पे, you have to find out the average length और mean length, ड्राइव करो, वो तो नहीं एस्टिमेट किया होगा। हाँ?
वैल्यू लिखाई हो सकती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो भी करा हुआ है छोड़ दो है जाकर मेडिकल वाले साथ में बैठे फिर तो नथिंग न्यू, मैं सीधा ही एक लिख लो कि मीन लाइफ जो है बेसिकली उसका क्या मीनिंग है कि अगर हम ऐसे सोचें कि क्या मीनिंग होना चाहिए मीन लाइफ का, एवरेज इन पार्टिकल कितनी देर तक रहा डिके होने से पहले, तो आप वैसे कैसे निकालोगे समेशन सारे पार्टिकल्स की लाइफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। अच्छा अगर किया हो चाहे स्टिल दोबारा एक बार करना, ठीक है नॉन मेड स्टूडेंट्स। So that turns out to be 1/1. आंसर बहुत सीधा है बट स्टेप्स बहुत हैं उसको निकालने में। तो जो एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया डायरेक्टली बस आप निकाल दोगे, जो थोड़ी सी वेरिएशन इसमें बाकी है हम उसकी बात करते हैं।
क्या इनिशियल एन नॉट मान लो, जीरो भी मान सकता, मुझे पता नहीं जीरो से कुछ आंसर में तो टी इक्वल टू जीरो एन नॉट मान लो, तो बाद में जीरो डाल देंगे। नहीं हमें तो उसका लगता है भाई। आप क्या करोगे अगर आपका कोई न्यूक्लियस एक्स है जिसका किसी टाइम पे एन पार्टिकल्स हैं, वो कितने रेट से डिके कर रहा है, लैम्डा, वो कितने रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, टी। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, उसका नेट रेट क्या हुआ, डी एन बाई डी टी, टी माइनस लैम्डा। अब क्या करोगे, डी एन माइनस ऑन डी माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू डी टी इंटीग्रेट टी इक्वल टू जीरो पे मान लो यहाँ एन नॉट से एन हो गया, फिर टी ये क्या बन गया, माइनस वन बाय लैम्डा एल एन ऑफ
तो यहाँ से कैन यू फाइंड n at any time t? तो शायद तुमने क्या किया था, सीधा टी साइड ले जाके इंटीग्रेट कर दिया था। टी कुछ करा देखिए उसके प्रोपोर्शनल होता है। हम ये तो लैम्डा है, ये तो उसका नेट रेट है, यहाँ पे प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और डिके भी हो रहे हैं। नेट रेट तो प्रोडक्शन माइनस डिके आएगा ना। अगर एक सेकंड में 100 बन रहे हैं और 10 डिके कर रहे हैं, नेट क्या आएगा? 80 आएगा एक सेकंड। अच्छा वो अभी आएगा, अभी आएगा। समझ आ गया? लैम्डा एन क्या है, किस रेट पे वो डिके करता है, राइट? यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, वो कुछ भी फॉर्म हो रहा है किसी रेट पे, तो इसलिए हमने इसमें नेट रेट किया। अच्छा, और अब यहाँ से वो कैसे निकलेगा, टोटल न्यूक्लियर? बताओ एक्सप्रेशन या कुछ लिख के बताओ क्या बनेगा। देखो तो उसके दो तरीके थे, अगर आप ध्यान से सोचो। एक तो ये है कि आप y को कि किसी भी इंस्टेंट पे y n डैश है,
तो y के लिए तो आपको पता है, या तो आप कहो कि उसका dn डैश बाय dt क्या है, वो तो लैम्डा n है। आप इसको उस साइड ले जाके इंटीग्रेट कर दो, n तो आपने निकाला ही है, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। दूसरा सिंपल तरीका अगर हम सोचें, क्या हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो n डैश होगा, अगर आप सोचो भाई इनिशियली x कितना था, n नॉट, टाइम t में और कितना बन गया pt, बचा कितना है n, तो यही y होगा। तो there was no need to integrate it, right? कर चुके हो एक बार, बहुत है। हाँ बच्चों, ये सबको समझ आया? क्या बच्चों हम ये भी बता सकते हैं वो इंस्टेंट जब x मैक्सिमम होगा या n मैक्सिमम होगा? मतलब जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x मैक्सिमम है, क्या dn by dt 0, तो क्या मतलब हुआ, ये कब होगा? ठीक है ना, तो जब सीधा ही n आ गया कि जो n की वैल्यू तो इफ रिक्वायर्ड आप फोर्स टाइम भी निकाल सकते हो और आप सीधा मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। And not is equal to P by N number. हमेशा P by N नहीं आना। क्या कह रहे हो फिर बोलो? अगर n नॉट की बल लैम्डा हो, हाँ क्या बन जाता है? N P by N नहीं है। 50 पे जाके शिफ्ट करना तो पहले ये कुछ नहीं। हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन सबको ये बात समझ आई, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों बच्चों ये एक बार ऐसा करो, नोट कर ही लो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हम बात कर रहे थे। तो ये फिनोमेना बच्चों क्या होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन मान लो रोटेट कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो सब केसेस उसको खींच लेता है शेल से। दो केस पॉसिबल है, बस समझ लो मुझे क्या पॉइंट हो रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस का प्रोटॉन अपने आसपास वाले रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करके न्यूट्रॉन बनाता है। यहाँ पे और पॉसिबिलिटी होती है साथ में गामा। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि मतलब जो गामा पार्टिकल है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मतलब अल्फा के साथ ही आ जाए।
म्यू चलता है ना न्यूट्रिनो का सिंबल, ठीक है वो ध्यान रखो ना। कैसे हो गया बच्चों सबको? अगला एग्जांपल बच्चों ट्राई करते हैं। ये भी आपने कर ही रखा होगा, जैसे सीरीज रिएक्शन जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई आपका x जो है लेट से वो y बना रहा है और y फर्दर रेडियो एक्टिव है और वो z बना रहा है। तो x टू y का डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, y का डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 है। t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं x के n नॉट पार्टिकल्स हैं, है ना? तो फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x y z एट एनी टाइम t।
But by the way, assessment integration now this time. Expression. Also, yeah.
चलो इसको घर पे करना, कोई बात नहीं, ठीक है। कंप्लीट दिस होल क्वेश्चन। हम एक बार ना थोड़ा प्लान बना लें अपना आगे का, अब हमें क्या क्या करना है। मुझे ये बताना इस चैप्टर में क्या क्या रह गया, आखिरी पार्टी रह गया 01 का। हाँ वो तो ठीक कराएंगे। डेविसन जर्नल, हाँ एक्सरेज है एक अपना एडवांस्ड वाला करना है। बस एक्सरसाइज 01 वाला जो 10 आ रही जो भी है, ठीक है। So let's do it this way। हमें क्या करना है देखो समझो, मंडे वाली जो क्लास है उसमें मैं ये कराऊंगा एक्सरेज और जो एडवांस का मैंने आपको एक थोड़ा सा समझाना है, ठीक है। तो मेड स्टूडेंट्स कैन स्किप दिस मंडे क्लास। आपका ये एक्सरेज भी आपके कोर्स में नहीं है और ये वाला पार्ट भी नहीं। ऑलराइट, जो उससे अगली क्लास होएगी हमारी ट्यूसडे ही होएगी आई बिलीव। ट्यूसडे तक क्या क्या काम करके रखोगे ये बताओ। ट्यूसडे को एक तो मैं ये आपको बता दूंगा डेविसन जर्नल जो है, और एक्सरसाइज 01 जो आज वाला पार्ट हो गया वो हम कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ट्यूसडे को पुराना बताओ क्या वेव्स एक्सरसाइज 2 कर लें डिस्कस ट्यूसडे। फिर अब आ जाओ उससे अगली क्लास कब होगी, वेडनेसडे होगी आई बिलीव। वेडनेसडे तक कुछ करोगे? इसकी कितनी बड़ी एक्सरसाइज? 6 मतलब नॉन मेड स्टूडेंट्स आपको ये सोच के चलो कि काम तो ये मंडे तक ही खत्म रखना है आपने। जो एक्सरसाइज 01 जो आज का काम जो आप करोगे जो लास्ट पार्ट है कौन सा है वो के क्या? मतलब ये तो काम अभी करो। आपका अभी सैटरडे संडे का तो कोई खास काम नहीं हुआ ना? नहीं केमिस्ट्री का नहीं, मुझे फिजिक्स का बताओ। वेडनेसडे को बताओ कुछ करोगे क्या? मैं इकट्ठे रखूं क्लास फ्राइडे, 2 दिन आपको मिल जाएंगे बीच में। यस वेडनेसडे का चलो वेडनेसडे फ्री, फ्राइडे को पहले मॉडर्न की कर लो फिर। ये हमने काफी तो कदर किया ना, कितनी किया है मॉडर्न की? डिस्कस नहीं हुई होगी शायद, कराई नहीं होगी। बताओ फ्राइडे को क्या करना? जो भी मतलब आपको लगता है, पिछला कहते हो पिछला कर लो। मॉडर्न एक्सरसाइज 2 और थ्री का अपना इससे पहले वाला रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स तो 3 हुई है ना?
रे वाला कह रहे हो? वो तो नेग्लिजिबल है। AC3 भी तो आपकी बात हुई थी ना, वो तो प्रैक्टिकली। चलो बताओ मुझे इसमें क्या करना है? तो फिर मॉडर्न कर लो। मॉडर्न वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब एक बार में पहले वो करें। वो तो अब छोड़ा ही हुआ है तुमने, तो ठीक है। क्या ABCD? चलो ठीक है, मैं देखो नेक्स्ट वीक मैं जान के आगे नहीं बढ़ा रहा, ये है कि एक बार कर लो खत्म, ठीक है? क्योंकि एनीवेज आगे वाला तो अपना क्या है, मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर्स का काम बचा है, तो फिर ये इसको एक बार कर लेते हैं, फिर कर लेंगे, तो कोई खास बात नहीं। तो प्लीज मतलब यूटिलाइज जो भी टाइम है ना, करते जाओ काम। ये नोट कर लो भाई, बाद में मुझे मत कहना कि ये पता नहीं कब क्या डिस्कस हुआ, ये सबका हुआ होना चाहिए। इस चैप्टर को प्लीज सारे अच्छे से कर लो, पिछला मैं कुछ नहीं कहता, मॉडर्न को सबका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? इसमें वो करना पड़ेगा ना, शायद इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है ना। हाँ ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन। संडे का आपको मैसेज आएगा, लैब में ही देना है टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट है। ओके बच्चों, बाय।